तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक है, सब कुशल मंगल है। तो बच्चों, सबसे पहले आपको मैं कहना चाहूँगा, जो बच्चे यूट्यूब पे हमारी वीडियो देखते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करा करें कि बताया कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा। कुछ प्रॉब्लम है, राइटिंग का इशू है, कोई टॉपिक रह गया हो, कोई क्वेश्चन आपको मन में डाउट हो, आप कमेंट में डाउट भी पूछ सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये। अब दूसरी तरफ चल रहे हैं। अभी हमने इससे जस्ट पहले चैप्टर कौन सा पढ़ा था? लिमिट्स से पहले सीक्वेंस एंड सीरीज, 4-5 टॉपिक हम 4 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, है ना। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? बेसिक ऑफ स्टैटिक्स, फिर सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा, लिमिट्स पढ़ा और एक और पढ़ा चैप्टर नंबर, लिमिट्स से पहले हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा? मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स पढ़ा था। अब जो देखो मेन चैप्टर पढ़ने वाला डिफरेंशिएशन का जो लगाव था आपका 11th में भी था, 11th में पढ़ा आपने, फिर 12th में पढ़ा था। लेकिन 12th में चैप्टर ऐसा तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ पढ़ने को मिला। 5th चैप्टर में, 6th में, 7th में इसका उल्टा इंटीग्रेशन, 8th में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ा और 9th में डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये 5 चैप्टर्स हैं जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इनकी वेटेज ऑफ CUT में बहुत ज़्यादा है इस 5 चैप्टर की। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मन से पढ़ना है। और जो आपने 12th में पढ़ के आए हो उन फॉर्मूलों को दोबारा रिकॉल करना है, क्योंकि सबका यूज़ होने वाला है। मैं सारे लिखवाऊंगा लेकिन बट दोबारा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखो डिफरेंशिएशन की अगर हम बात करें 2 शब्द में समझना। जैसे मान लो एक स्पेयर है, इसके रेडियस दे रखे 7 सेंटीमीटर, ठीक है, छोटी सी बात। अगर मैं रेडियस को इंक्रीज करके कर दूं 14 सेंटीमीटर कर दूं, तो सपोज इसका वॉल्यूम पहले, अगर मान लो फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल मान लूँ, इसका वॉल्यूम पहले आता था 140, तो अब सपोज मैं मान लूँ 240 हो गया। एक एग्जांपल दिया मैंने, कुछ सॉल्व नहीं किया इसे, ठीक है, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ। आपने क्या फील किया कि सर इसकी रेडियस चेंज हो रही है, ये R1 है और ये R2 है, रेडियस चेंज हो रही है, तो इससे किस पे इफेक्ट पड़ रहा है? वॉल्यूम पे, हाँ या ना? बस इसी बात को हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन। लाइन पढ़ो, क्या लिखा है? डिफरेंशिएशन इज द मेथड टू कंप्यूट द रेट एट विच अ डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट मतलब क्या है? जो आप डिपेंड, मतलब जो हम किसी पर डिपेंड होते हैं। जैसे आप लोग किस पे डिपेंड है? अपने पेरेंट्स पे डिपेंड है। पिताजी कमाते हैं तो आप खाते हो ना, डिपेंड हो अपन पे। चेंज विद रिस्पेक्ट, डिपेंडेंट वेरिएबल्स चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? जो किसी पर डिपेंड नहीं है। बात समझ मेरी? इस क्वेश्चन मैंने क्या किया, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है बच्चों? वॉल्यूम किस पे डिपेंड है? रेडियस पे डिपेंड है। जैसे रेडियस चेंज हुआ, वॉल्यूम भी आपका चेंज हो गया। तो यहाँ पर एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसमें चेंज होगा, वो किसके रिस्पेक्ट में होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच रिस्पेक्ट में। इट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ये तो डेफिनेशन थी, छोटा सा पार्ट था, क्लियर होगा। अब इसे लिखना कैसे है समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझना, dy/dx, ये जो x लिखा है ना, ये इसका मतलब क्या है? विद रिस्पेक्ट टू x। यहां मैं x के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। देखो लिखा है ना, विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहां पर जो x दिखाई दे रहा है बच्चों, कैसा है? इन डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, ऐसा कोई मतलब नहीं है। और ये इस पे कौन डिपेंड होने वाला है? जो भी मैं चीज़ यहाँ लिख दूंगा। सपोज मैं लिखा है यहाँ पर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बच्चों क्या होता है? 5, 6, 4, 3, तो कांस्टेंट है, वो कभी चेंज तो होगा नहीं। उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? हमेशा 0। क्लियर है? अगर आपसे बोलूँ dy/dx और y का डेरिवेटिव करना है, यहाँ देखो किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है? x के रिस्पेक्ट में। और किसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ मैं? dy का। तो ये ऐसे ही रहने वाला है, dy/dx, जो भी y होगा उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। किस पे डिपेंड है? ये x पे डिपेंड था। नंबर 2, अगर हम बात करते हैं इस फॉर्म में हो क्वेश्चन, x की पावर n, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है? पावर आगे एक पावर कम। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूँ x² का, तो 2x बन जाएगा, वो पावर एक पावर कम, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 3, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x, ठीक है। cos x का डेरिवेटिव, अब ये डिफरेंशिएशन बना कैसे? साइन x का cos x से, ये सब चीज़ें 11th में पढ़ा था हमने, फर्स्ट प्रिंसिपल रूल मेथड वगैरह जो भी चीज़ें, अभी हम उसकी इतना डीपली नहीं पढ़ रहे हैं। अभी आपको केवल फॉर्मूले याद करने हैं और एग्जाम में क्वेश्चंस हो जाए, इतनी बात करनी है। तो सारे फॉर्मूले याद करने हैं जो मैं लिखवा रहा हूँ। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x की पावर n का डेरिवेटिव पावर आगे एक पावर कम, साइन x का डेरिवेटिव cos x का क्या हो जाएगा? फिर जल्दी बोलो, माइनस साइन x, बताते जाओ। 5th tan x का डेरिवेटिव
tan x का डेरिवेटिव बताओ। tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, ठीक है। और sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, ठीक है। हाँ जी, cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x, और cosec x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस cot x और cosec x, ठीक है। इसी तरह फॉर्मूला नंबर 9, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? जल्दी बोलो। 1/में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या कर रहे हो? अभी तो सीखा था पेपर में, वो चीज़ तो रिकॉल हो रही है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों? 1/में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसे नोट करो, फिर आगे देखते हैं। लास्ट फॉर्मूला में क्या लिखा था? साइन इनवर्स एक्स का लिखा था, ठीक है। तो अब लिखेंगे हम कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। गलत हो गया ना? 1 माइनस रूट एक्स स्क्वायर। 11th tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला नंबर 12, tan का उल्टा कॉट इनवर्स एक्स का हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला नंबर 13, सेक इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1/में रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसके साथ में क्या लेगा यहाँ पर? एक्स। 14th, सेक की तरह बिल्कुल सेम है कॉसेक वाले का भी, थोड़ा सा फर्क है। -1/में एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। 15th, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? जल्दी बोलो। लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/में और e की पावर एक्स का क्या होगा? सेम, e की पावर एक्स का डेरिवेटिव भी क्या होगा? e की पावर एक्स होगा। और बताओ कोई फॉर्मूला रह गया हो तो मन में? सारे हम लोग कवर अप हो गए। लॉग एक्स हो गया, और एक हाँ एक और है क्या ना, अगर a की पावर x हो तो क्या होगा? a की पावर x लॉग ए। कोई डाउट यहाँ तक? तो कुछ फॉर्मूले थे जो आपको याद करने। कहाँ तक फॉर्मूले हैं? करीब करीब 16 और ये लास्ट 17। अब इसके बाद बच्चों को सीखना है मेथड। पहला मेथड नहीं लिखेंगे, इसे रूल्स लिखेंगे। कुछ रूल्स हैं, आपको याद रखना उसे। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? प्रोडक्ट रूल तो ये कहता है प्रोडक्ट रूल, जब भी कभी दो वेरिएबल मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो, किस फॉर्म में हो? मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हो, तो डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? y = u मल्टीप्लाई v। क्या दे रखा है? u मल्टीप्लाई दो वेरिएबल है, सपोज ये फर्स्ट है और ये सेकेंड। तो यहाँ पर हम जो लॉजिक लगाएंगे, पहले वाला सेम सेकेंड का डेरिवेटिव, ठीक है, फिर प्लस सेकेंड वाला सेम और फर्स्ट का डेरिवेटिव। कोई डाउट आता है? और नंबर 2 कोशेंट रूल। देखो ये रूल कहता है अगर दो वेरिएबल किसकी फॉर्म में हो? डिवाइड की फॉर्म में हो, तो यहाँ पर आपको पहले तो dy/dx नीचे वाला डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो, फिर v वाला सेम ऊपर का डेरिवेटिव u का डेरिवेटिव माइनस u वाला सेम और v का डेरिवेटिव। कोई डाउट यहाँ तक? इसे नोट करो, फिर आगे देखते हैं। हमें सीखना है नंबर 3 जो रूल है वो है चेन रूल। सबसे इंपॉर्टेंट रूल चेन रूल को कहा जाता है। क्यों कहते हैं इसे? क्या पढ़ा था चेन रूल के बारे में? थोड़ा बहुत याद है कि नहीं? बिल्कुल याद नहीं है। क्या है होता चेन रूल बताओ? जब तक उसका बेस तक का भी डेरिवेटिव कंप्लीट ना हो जाए तो हमें डिफरेंशिएशन क्या करते रहना? अगेन बाय अगेन करते रहना है। जैसे सपोज मान लो आपके पास मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ पर ax प्लस बी का पावर 2, ठीक है ना। ax प्लस बी का होल रेज 2 लिख दिया। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx, x के रिस्पेक्ट में बात करिए, पावर आगे एक पावर कम। पहले क्या किया मैंने? 2 को आगे ले गया और एक पावर कम, 2 में से बन गया 1। क्या क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? हाँ या ना? अब कैसे कंप्लीट हो गया? अभी तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस वाले का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। किसका? ax प्लस b का। 2 मल्टीप्लाई ax प्लस b, और यहाँ पर क्या आएगा? तो वो ax है,
जब भी कभी नोटिस करना एक बात मैं लिख दूँ यहाँ पर, किसी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो कांस्टेंट को छेड़ना मत, जो है वैसे रहने दो, और साथ वाले वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर दो, क्या आएगा x का 1। वही बात यहाँ पे है, a का डेरिवेटिव, a को तो कुछ देखना ही नहीं है, a के साथ क्या है x, डेरिवेटिव क्या होगा उसका 1, और यहाँ पे देखो b एज अ कांस्टेंट अलग से है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे बचा केवल a, 2a ब्रैकेट में ax प्लस b। कोई डाउट आता है? एक कॉन्सेप्ट और सीखना आपको, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखो, एक बार डेरिवेटिव करो, रुको मत, फिर दोबारा डेरिवेटिव, क्या बोलेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। सपोज इसे रिप्रेजेंट कैसे करना है, ऐसे डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मैंने एक क्वेश्चन लिखा y इज इक्वल टू कॉस एक्स, पहले डेरिवेटिव करो, उसका क्या आएगा डी वाई डी एक्स माइनस साइन एक्स। अब अगेन डेरिवेटिव दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, माइनस का माइनस रहने दो, और साइनस का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा कॉस एक्स। कोई डाउट मन में? तो एक बार डेरिवेटिव करो, उसी का दोबारा कर दो सेकेंड और डेरिवेटिव। एक कॉन्सेप्ट और, पैरामीटर। सपोज मान लो आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ टी और एक फंक्शन है x इज इक्वल टू एफ टी, ठीक है, जो भी है। आपको पहले y का डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में t, डी वाई बाई डी टी, जो भी आंसर आएगा। यहाँ पे क्या करना है डी एक्स अपॉन में डी टी। क्वेश्चन में निकालना है कि आपको डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाय डी एक्स अपॉन में डी टी। इस वाले आंसर में इसको डिवाइड करना किससे, इस वाले आंसर से, इसे क्या बोलेंगे पैरामीटर। तो यहाँ पर ऑलरेडी वो दोनों सॉल्व कटपिट के क्या आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, याद रहेगा। देखो अब जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का यूज़ कहाँ पे होता है, इसे कैसे कैसे अप्लाई करेंगे, इस टॉपिक की हम बात करेंगे। ये चैप्टर अपना पढ़ा था अपने बुक के अंदर 12th में, चैप्टर नंबर 6, क्या था वहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। बट वहाँ पे आपको केवल 3 एक्सरसाइज पढ़ने को मिली थी, 1 and 2 and 5, 3 and 4 डिलीट था ना, बट आपको यहाँ पे वो सब पढ़ना है। तो चैप्टर कंबाइन पढ़ना, अच्छे से पूरा फोकस करेंगे। और क्या क्या चैप्टर में स्टार्टिंग से में पढ़ना है एप्लीकेशन में, देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ बेसिक फॉर्मूले जो याद करना है, जैसे क्यूब का CSA क्या होता है बच्चों 4a², ठीक है, और TSA 6a², वॉल्यूम a की पावर 3। तो ये फॉर्मूले ऐसे हैं जो मेंसुरेशन पढ़ोगे ना, जो आपके जीके में मेंसुरेशन वाला चैप्टर आने वाला है मैथ्स में, उसमें भी चैप्टर कंबाइंड आना ही आना है। मेंसुरेशन में कंफर्म है कि क्यूब, क्यूबॉइड, वॉल्यूम, सिलेंडर सब कुछ पढ़ने को मिलेगा, तो यहीं पे अच्छे से कर लोगे, वहाँ दिक्कत नहीं आएगी। इसका जो फेस होता है वो किस शेप में होता है, स्क्वायर, ठीक है। नंबर 2 क्या पढ़ना है हमें, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का जो फेस बनता है बच्चों किससे बनता है, जल्दी बोलो, रेक्टेंगल से, ठीक है। यहाँ पर एक लेंथ, एक ब्रेथ और एक हाइट। अगर इसके हम CSA की बात करें, कर्व सरफेस एरिया, तो क्या बनेगा फॉर्मूला 2h ब्रैकेट में l प्लस बी, ठीक है, 2h ब्रैकेट में l प्लस बी। देखो क्या यहाँ पे होता क्या है, CSA मतलब क्या है, एरिया ऑफ 4 वॉल। हम सिर्फ 4 दीवारों की बात कर रहे हैं, हमें बेस नहीं चाहिए, छत नहीं चाहिए, हमें केवल क्या चाहिए 4 वॉल, 2h ब्रैकेट में l प्लस बी। अगर हम TSA की बात करें तो क्या बन जाएगा 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH, LH और, ठीक है। वॉल्यूम की बात करूं L इंटू बी इंटू एच। नंबर 3 सिलेंडर। देखो सिलेंडर की अगर हम बात करें, ये रेडियस, ये हाइट, CSA 2 पाई RH, TSA
2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच और वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। नंबर 4 कोन, बर्थडे कैप वगैरह जो देखा होगा अपन, तंबू वगैरह सब इसी शेप में होता है, आर एच और ये एल। एल मतलब क्या है यहाँ पर स्लांट हाइट। फॉर्मूला बताओ सी एस से, जल्दी बोलो। पाई आर एल, टी एस से बताओ फटाफट। पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक बात करेंगे हम स्पेयर, यहाँ बात करेंगे हम हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर कटोरा इस शेप का, और स्पेयर लाइक फुटबॉल बॉल इस शेप में हो सकता है। कोन में एक बात और नोटिस कर लो, एल स्क्वायर इक्वल टू होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये रिलेशन है। सी एस से बोल लो चाहे टी एस से बोल लो सेम है। 4 पाई आर स्क्वायर वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे सी एस से बताओ 2 पाई आर स्क्वायर, टी एस से बताओ बच्चों 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम 2/3 पाई आर। कोई डाउट यहाँ तक? इन्हीं का यूज़ करना है हमें जो चैप्टर पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। यहाँ पर रेडियस चेंज होगी तो वॉल्यूम में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। हाइट चेंज होगी तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो भी तरह तरह की बातें हैं इस टॉपिक को हम सब डिस्कस करने वाले हैं। पैसे नोट करो फिर देखते हैं। जैसे लिख लो हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन को समझने के लिए इधर ग्राफ पे ध्यान दो। अगर हम बोलूँ आपका फंक्शन तो इस तरह से जा रहा है, क्या बोलेंगे इसे, इंक्रीजिंग फंक्शन। छोटा सा एग्जांपल समझना, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से ज़्यादा हो इट इज़ कॉल्ड इंक्रीजिंग, और अगर लेस देन हो तो डिक्रीजिंग। ये बात याद रहेगी। तो अभी तो हम सिर्फ समझ रहे हैं ऐसा कॉन्सेप्ट, फटाफट देखो। इंक्रीजिंग, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिक्रीज। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो और डीपली डिस्कस करेंगे इसे। और जब ऐसा हो तो ना तो कुछ नहीं है, ना तो इंक्रीजिंग है और ना ही ये डिक्रीजिंग, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। एक टॉपिक और, जो टॉपिक आपका क्लास 12 में डिलीट हो गया था, अब ध्यान समझना, वो हमें पढ़ना है। टेंजेंट एंड नॉर्मल। ये वर्ड ऐसा मिल रहा होगा जो पहले बार पढ़ रहे हो अभी आपके साल में नहीं था एग्जाम में, उससे पहले वाले बच्चों के एग्जाम में आया करता था। तो इस 6.3 तो कुछ टाइम डिलीट थी। टेंजेंट एंड नॉर्मल का मतलब क्या है? अगर मान लो मैं ग्राफ बनाऊं, एक कर्व है और कर्व को एक लाइन टच करके निकल जाए इस टाइप से, किस जगह टच कर रही है वो इस जगह, यहाँ पॉइंट का नंबर क्या दे रखा है x1 और y1, ठीक है। तो कहेगा क्वेश्चन आपसे भैया स्लोप ऑफ टेंजेंट बता दो, तो फॉर्मूला समझ देना dy/dx। क्या करना है आपको, dy/dx। और इक्वेशन ऑफ लाइन, कौन सी लाइन, टेंजेंट वाली लाइन। जो लाइन जा रही है इसका इक्वेशन क्या बनने वाली है, y माइनस y1 इज इक्वल टू dy/dx ब्रैकेट में x माइनस x1, ठीक है। एक देखो नॉर्मल इस तरह से है, नंबर का एंगल क्रिएट करती है, ठीक है, x1 और y1। तो यहां पर स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 में dy/dx, क्या बोलोगे, -1 में dy/dx, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 में dy/dx ब्रैकेट में x माइनस x1। कोई डाउट यहाँ तक, पक्का। इधर नोट करो, फिर आगे थोड़ी 2-3 बातें और समझते हैं। इधर नोट किया, अब ध्यान देना। देखो आपने पढ़ा था क्लास 11th में पढ़ा था, समझना। एक लाइन L1 है और एक लाइन L2 परपेंडिकुलर है। जब दो लाइन दूसरे परपेंडिकुलर होगा तो उन दोनों का स्लोप का जो मल्टीपल है किसके इक्वल होगा, -1, हाँ है ना। तो ऐसे यहाँ पे समझना, आपने क्या नोटिस किया कि सर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, dy/dx।
dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई, अब क्या निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। क्यों, इस तरह से ग्राफ था, जैसे मैं एग्जांपल दूँ, जैसे ये कर्व है, ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल है, तो परपेंडिकुलर का एंगल बनने वाला क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। तो इन दोनों का जो स्लोप का मल्टीपल हो किसके इक्वल होगा, -1। तो इसीलिए मैं कह सकता हूँ स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन में dy बाई डी एक्स। याद रहेगा, ये जो लिखा है ना अपने स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन dy डी एक्स, वो इस तरह से बना है, क्योंकि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1। दो जब लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है उनके स्लोप का प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1 होता है। यहाँ से मैं कॉन्सेप्ट ये बता रहे हैं, ये मेन कॉन्सेप्ट था। और एक बात और नोटिस कर लो, जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो, सपोज L1 और L2, तो M1 इज इक्वल टू क्या हो जाए बच्चों, M2। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसके व्याप में हम कई सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसे नोट कर लो फिर देखते हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम, तो जो हम टॉपिक पढ़ने वाले लास्ट टॉपिक है इस पूरे डिफरेंशियल एप्लीकेशन डेरिवेटिव का, क्या पढ़ना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम। ये आपने पढ़ा था 6.5 में, हाँ है ना, पढ़ा था। क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, आपने कई सारे क्वेश्चंस करवाए थे पूरे एनसीईआरटी के अंदर। आपको ने बताया था मैक्सिमम मिनिमम के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है ना, मिनिमम वैल्यू, सारी चीज़ें हम डिस्कस करी थी हमने। समझते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। सपोज मान लो एक फंक्शन है, पहले ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, सपोज मान लो। तो अब क्या देख रहे हो कि सर यहाँ पर वो मैक्सिमम हो गया कई जगह, तो एक पॉइंट यहाँ से लेकर मैं देखूँ और यहाँ तक, सपोज ये ए है और ये बी, इन दोनों के बीच में मैं देख रहा हूँ कि भाई कई बार मैं मैक्सिमम पे, तो मैंने कई बार नोटिस किया, देखो एक बार मैक्सिमम पे आ गया, फिर एक बार लोकल मैक्सिमम, फिर इस जगह लोकल मिनिमम, फिर मैक्सिमम और फिर मिनिमम। तो इस तरह चलते थे अपने क्या नोटिस किया कि सर कई बार लोकल मैक्सिमम है और कई बार लोकल मिनिमम है। हमें मैक्सिमम मिनिमम जानने के लिए ना आपको दो तरह के टेस्ट पढ़ने हैं। एक तो पढ़ना है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और एक पढ़ना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। याद रहेगा, एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और एक सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या कहता है, इसने बताया, फर्स्ट वाली की हम बात करें भैया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसने कहा कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव करने में मोर देन कैसे आ जाए, 0, पहली बात। और अगर मेरा ग्राफ ऐसे बने, मतलब पहले पॉजिटिव से कहाँ जा रहे हैं हम, नेगेटिव की तरफ, तो मुझे क्या मिलने वाला है, मैक्सिमम। याद रहेगा। और अगर मैं थोड़ा उल्टा कर दूं, इसे ऐसे बने, पहले नेगेटिव में फिर पॉजिटिव, नेगेटिव माइनस से हम कहाँ जा रहे हैं बच्चों, पॉजिटिव की तरफ, और फंक्शन का डेरिवेटिव कैसा आ जाए, लेस देन 0, उसे क्या बोलेंगे हम, मैक्सिमम से क्या बोला जाएगा, मिनिमम। एक छोटा सा टेस्ट था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। अब इस सेकंड वाला क्या कहता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये कहता है अगर फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करने पर लेस देन 0 आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे हम, मैक्सिमम। याद है जब हम क्वेश्चन प्रूफ करते थे तो क्या करते थे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करते थे, अगर वो लेस देन 0 तो मैक्सिमम, और अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करने पे वो मोर देन 0 आ जाए तो क्या बोलेंगे इसे, मिनिमम। कोई डाउट मन में यहाँ तक, पक्का। ये लास्ट टॉपिक है, कॉपी करो।